हाय गाइस, स्टडी के में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इतिहास की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की। और इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो पाषाण काल में क्या था? पाषाण काल में हमने पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन सा? नंबर 1 था हमारा पुरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, और नेक्स्ट था हमारा नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को 3 उपभागों में बांटा गया था। पुरा पाषाण काल को 3 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो निम्न पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को पढ़ा था हमने। पाषाण काल में पुरा पाषाण काल पढ़ा है। पुरा पाषाण काल के 3 भाग थे, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद में हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा। मध्य पाषाण काल के बाद में हमने नव पाषाण काल पढ़ा। ये पाषाण काल था, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताम्र पाषाण काल, यानी चैल्कोलिथिक एज के बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि पाषाण काल जो था, पाषाण काल में क्या था कि मानव ने, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो हम इसको क्या बोल रहे थे? पत्थर का काल। ठीक है, यहाँ मानव सिर्फ औजार और हथियार बनाने के लिए सिर्फ पत्थर का यूज करता था, तो इसी आधार पर हम इसको पाषाण काल, यानी ज्यादा मात्रा में जो करता था वो पत्थर का ही करता था। कहीं कहीं हमें देखने को मिले हैं कि मतलब जो जानवर थे उनके सींगों से भी हथियार बनाए गए हैं, तो वो चीज नहीं थी। मोस्टली जो यूज होता था वो किसका होता था? पत्थर का होता था, जिससे आधार पर हम इसको क्या कहते हैं? पत्थर का यानी पाषाण काल कहते हैं, है ना। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल में, जैसा कि यहाँ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ताम्र पाषाण काल तांबे प्लस पत्थर का काल। तो अगर हम इसको देखेंगे तो तांबा और पत्थर, इस काल का मानव, तांबे की खोज हो चुकी थी। तांबे की खोज की अगर हम बात करें तो लगभग 5000 बीसी में तांबे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, मद्रास मानते हैं इतिहासकार इसका, तांबे की खोज कहाँ से हुई थी? मद्रास से। तो लगभग 5000 बीसी में तांबे की खोज हो चुकी थी। तो यहाँ जो पाषाण काल का जो मानव था वो औजार और हथियार यानी अपने उपकरणों में तांबा और पत्थर दोनों का, यानी पत्थर तो पहले से चल ही रहे थे, अब धातु की खोज होने के बाद वे क्या करने लगा था कि तांबे के भी औजार और हथियार यानी अपने उपकरण बनाने लगा था, जिसके आधार पर हमने इसको क्या नाम दे दिया? ताम्र पाषाण काल कहा। ठीक है, ताम्र पाषाण काल। और ये भी याद रखना चैल्कोलिथिक एज, कहीं कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट ताम्र पाषाण काल ना दे करके चैल्कोलिथिक एज दे देता है, तो उसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या होता है कि अगर हम देख रहे थे अभी क्या आया था? पाषाण काल। पाषाण काल क्या था? पत्थर का काल था। उसके बाद अगर हम देखें तार्किक रूप से तो ताम्र पाषाण काल आना चाहिए। पाषाण काल के बाद क्या आना चाहिए? ताम्र पाषाण काल। देन आना चाहिए आपका कांस्य काल। कांस्य मतलब यहाँ कॉपर में क्या मिला दिया गया था? टिन मिला दिया गया था, जिसको मिलाकर क्या बना? कांसा बना। और इस युग को हमने क्या कह दिया? कांस्य युग कहा, है ना, कांस्य काल। कुछ इस तरीके से इसका डिवीजन होना चाहिए, यानी कुछ इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अगर टेक्निकली देखें तो पहले तांबा आया था, उसके बाद कांसा बना। ठीक है, लेकिन भारत में जो इतिहासकार हैं वो ताम्र पाषाण काल को बाद में रखते हैं और कांस्य काल को पहले रखते हैं। कहने का मतलब बस इतना है कि ताम्र पाषाण काल और कांस्य काल, ये इसको अगर मैं कांस्य काल मान लूं
और इसको मैं ताम्र पाषाण काल मानूं, ताम्र पाषाण काल मानूं, तो इसका जो हमें कांस्य काल, कांस्य काल का मतलब क्या है, वही हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखिए यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, ताम्र पाषाण काल यानी हम ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं, लेकिन हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति में अंतर है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो हुआ क्या था कि हमें पता है हड़प्पा सभ्यता की अगर हम ऑथेंटिक डेट देखें तो ये मानी जाती है 2350 बीसी से 1750 बीसी। अगर हम कार्बन डेटिंग के अनुसार देखें तो 2350 बीसी से 1750 बीसी मानी जाती है, लेकिन अगर हम वहीं ताम्र पाषाण काल का ड्यूरेशन देखें तो ये माना जाता है 2500 बीसी से 700 बीसी। कहने का मतलब ये है कि जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी उनमें से कुछ संस्कृतियां ऐसी थी जो हड़प्पा सभ्यता के बाद तक चलती रही। कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के क्या थी, पैरेलल चल रही थी, एक दूसरे के समानांतर थी, थोड़ा सा अंतर था। तो क्या हुआ कि ये नगरीय सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, और ये कैसी सभ्यता थी, ये थी ग्रामीण सभ्यता। इसको ध्यान देना, इसको सभ्यता कहेंगे और इसको संस्कृति कहेंगे, ठीक है। ये सभ्यता थी और ये क्या थी, संस्कृति। तो ये नगरीय थी और ये ग्रामीण थी। उसके आगे अगर हम बात करें तो जो आपकी ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी ये कैसी थी, हमने बताया अभी ग्रामीण संस्कृति। ये ग्रामीण संस्कृति थी और यहाँ के जो लोग थे यानी यहाँ के जो मनुष्य था, ताम्र पाषाणिक संस्कृति का जो मनुष्य था वो पशुपालक और कृषक था, पशुपालक और कृषक। कृषक था। ऐसा नहीं है कि शिकार करना बंद कर दिया था, शिकार भी करता था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हम किसी को देंगे तो वो क्या था, पशुपालक और कृषक था, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके प्रमुख स्थल देखेंगे, यानी ताम्र पाषाण काल के जो प्रमुख संस्कृतियां थी उनकी अगर बात करें तो वहीं से पेपर में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें ताम्र पाषाण प्रमुख स्थल, ताम्र पाषाण काल के अगर हम प्रमुख स्थलों की बात करें तो राजस्थान, तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें पहले इसका हम टाइम पीरियड की बात कर लें तो टाइम पीरियड इसका जो ताम्र पाषाण काल का जो टाइम ड्यूरेशन माना जाता है वो माना जाता है 2500 बीसी से 700 बीसी। 2500 बीसी से 700 बीसी इसका टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 2500 बीसी से 1500 बीसी, 1500 बीसी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। हुआ क्या था कि जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी वो कुछ संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के बाद तक देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसमें से आपको मैंने यहाँ लिखा हुआ है जोरवे संस्कृति 700 बीसी तक चली थी, इसीलिए इसका जो ड्यूरेशन है कुछ इतिहासकार 700 बीसी मानते हैं और कुछ इतिहासकार 1500 बीसी मानते हैं। तो इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो वो है ये, कहने का मतलब है कि
कहाँ कहाँ कौन कौन सी संस्कृति विकसित हुई थी। अगर हम देखें तो राजस्थान जरूरी लेंगे, फालतू नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें राजस्थान में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, गिलुंद, बालाथल, आहड़। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखेंगे तो एरण, कायथा, मालवा आदि। महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र में क्या है, नेवासा, दायमाबाद, इनामगांव और जोरवे। इसी तरीके से अगर बिहार की बात करूं तो बिहार में क्या है, चिरांद। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है अतरंजी खेड़ा। लेकिन ये बिहार और उत्तर प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। अगर हम देखें तो देखो राजस्थान का जो आहड़ है ये क्या था, थोड़ा विकसित हो चुका था, है ना। इन स्थानों के अकॉर्डिंग ये कैसा था, विकसित था। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आहड़ जो था वो इनका प्रतिनिधित्व करता था, और प्रतिनिधित्व करने के आधार पर इन सभी को क्या कहा गया, आहड़ संस्कृति। क्या कहा गया, आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति कहा गया। उसी के जैसा अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये मालवा क्या था, विकसित था। इन सभी में मालवा ज्यादा विकसित था, कहने का मतलब लीडर था। कुल मिला के इतना समझ लो कि इन सब का लीडर कौन था, मालवा। इसी आधार पर क्या कह दिया गया, मालवा संस्कृति। यानी मध्य प्रदेश में कौन सी संस्कृति देखी जाती है, मालवा संस्कृति। उसी के बाद में अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में क्या देखेंगे हम, नेवासा, दायमाबाद, इनामगांव और जोरवे। जोरवे विकसित होने के कारण क्या कहा गया, इन सभी को जोरवे संस्कृति के अंदर देखा गया। कहने का मतलब जोरवे जो था वो इन सबका क्या करता था, प्रतिनिधित्व करता था, तो इसको जोरवे संस्कृति कहा गया। इनके टाइम को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं, बस इसको देख लेना। जोरवे संस्कृति जो थी 1500 से 700, लास्ट याद रखना 700 BC तक रही थी। अब अगर हम देखें तो इनमें कुछ तो विशेषताएं होंगी जो ये अलग अलग थी। तो क्या था कि जो आहड़ है, ये आहड़ आपका बनास नदी, राजस्थान की बनास नदी के तट पर होने के कारण इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और दूसरी बात, यहाँ से बहुतायत में तांबा प्राप्त होने के कारण इसको ताम्रवती भी कहा गया है। बहुतायत में यहाँ से तांबा प्राप्त होने के कारण क्या कहा गया है, ताम्रवती भी कहा गया है। इसी तरीके से अगर हम मालवा की बात करें तो मालवा जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था वो था बर्तनों के लिए। मालवा से क्या मिले हैं, मृद भांड। और यहाँ से सबसे अच्छे मृद भांड प्राप्त हुए हैं, और जो मृद भांड थे उनका जो कलर था वो था लाल और काला। तो किस कलर के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, लाल काले, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे क्या, जोरवे। तो जोरवे जो था आपका, यहाँ से हमें अंधविश्वास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, अंधविश्वास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा, यहाँ से हमें गैंडा, भैंस और रथ चलाते व्यक्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रथ चलाते हुए व्यक्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए। अंधविश्वास का मतलब ऐसा है कि जोरवे का जो लोग थे वो क्या करते थे, वयस्क व्यक्ति के मर जाने के बाद उसके पैर काट के उसको दफना दिया करते थे। इससे उनको ऐसा लगता था कि ये चल फिर, अगर ये मर गया तो भूत बना तो चल फिर ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा, इसीलिए उसके पैर काट देते थे। कुल मिला के बस इतना है कि यहाँ से अंधविश्वास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे इनाम गांव, तो इनाम गांव जो है ये सबसे बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी, इसी तरीके से अगर हम दायमाबाद देखें तो दायमाबाद में क्या था, ये सब ग्रामीण संस्कृतियां थी। और दायमाबाद में हमें देखने को मिलता है यहाँ से नगरीयकरण की व्यवस्था। तो दायमाबाद की अगर मैं बात करूं तो ये नगरीयकरण की व्यवस्था हमें यहाँ से देखने को मिलती है। सॉरी,
नगरीकरण की व्यवस्था यहाँ से देखने को मिलती है। तो कुल मिला के हमने जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब ले ही लिया है, बाकी का अगर कुछ बच रहा होगा तो ऐसा कुछ है नहीं, और इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो बस इतना ही देखना है। एक बार हल्का सा देख लें, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से तांबा, यहाँ क्या था, तांबे और पत्थर का प्रयोग हुआ, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा गया। इसकी अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2500 से 700 बीसी माना जाता है, कहीं कहीं 2500 से 1500 बीसी भी देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ताम्रपाषाण काल, जैसे कि आपको मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और ताम्रपाषाण काल को देखेंगे तो ये ग्रामीण संस्कृति है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर है ना, ये आगे बताएंगे। तो ताम्रपाषाण काल कैसा था? ग्रामीण संस्कृति। ये कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। और यहाँ का जो मनुष्य था वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता था? पशुपालक और कृषक। कहने का मतलब कि शिकार भी करता था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता था? पशुपालक और कृषक, यानी पशु पालता था और कृषि करता था। उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थलों में हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इनमें अभी हम सिर्फ 3 संस्कृतियों की बात करते हैं। कौन कौन सी? आहार, मालवा और जोरवे। 3 संस्कृतियां यहाँ की प्रमुख हैं। आहार संस्कृति बनास नदी के तट पर होने के कारण इसको बनास या ताम्रवती, तांबा प्राप्त होने के कारण ताम्रवती कहा, ठीक है। मालवा संस्कृति, यहाँ से सबसे अच्छे मृदभांड प्राप्त हुए हैं, और कैसे रंग के थे? काले और लाल रंग के, कहीं कहीं उन पे सफेद रंग के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जोरवे संस्कृति, तो जोरवे संस्कृति में अंधविश्वास की सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ताम्रपाषाण काल की किस संस्कृति से अंधविश्वास के साथ से प्राप्त